हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। चलिए आज हम लोग जो है बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, डेट मीन्स फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स को जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको देखने वाले हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर वो कौन कौन से पोर्शन है, क्या क्या आइडेंटिटीज है जिसको कि हम लोग हर जगह पे लगभग फिजिक्स में, कंप्लीट फिजिक्स के अंदर उसका यूज़ होता है। तो आज बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के बारे में देखने वाले हैं। बहुत सारे सेक्शंस होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे अलजेब्रा का सेक्शंस होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेक्शन होता है, उसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्री का सेक्शन होता है, फिर डिफरेंशिएशन का सेक्शन होता है, इंटीग्रेशन का सेक्शंस होता है। तो उन सारे के अंदर जो भी फॉर्मूलाज फिजिक्स के अंदर यूज़ होता है, केवल सेलेक्टेड पोर्शंस को ही हम लोग देखने वाले हैं, ताकि आपको फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन को करने में या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसलिए हमने लिख दिया है इस चीज़ को मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, जिसको कि हम लोग क्या कह देते हैं, मैथमेटिकल टूल्स। सबसे पहले जो मैंने लिखा हूँ ये बेसिक आइडेंटिटीज़ है। आप लोग ऑलरेडी अलजेब्रा के अंदर ये सब पढ़े होंगे, आप इससे फैमिलियर होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी का दूसरा आइडेंटिटी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसमें आपको कोई दिक्कत, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यू आप लोग जानते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। डेट मीन्स ये सब आप लोगों ने 7th 8th 9th में आपने बहुत सारे देखा होगा अलजेब्रा सेक्शन के अंदर। तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ आइडेंटिटीज़ है जिसको कि आपको याद रखना ज़रूरी है, यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग फर्स्ट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। दैट मीन्स व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखा है तो 100% वो कौन सा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। दैट मीन्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में अगर होगा तो 100% वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। या तो देखो इसका सॉल्व करने का, इसका फैक्टर निकालने का दो ही मेथड है। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे, अगर फैक्टर बनेगा तो फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फैक्टर नहीं बनेगा तो हम इस मेथड से निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस मेथड के जरिए हम रूट्स को क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तब दैट मीन्स ये मेथड तब अप्लाई होता है जब वो फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए, दैट मीन्स उसका फैक्टर नहीं बन पाता है। अगर फैक्टर बनेगा तो इजीली हम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व कर लेंगे। अगर फैक्टर नहीं बनेगा देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। इसी मेथड को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड, जिसको कि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से देखोगे। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डी भी कह सकते हैं, कैपिटल डी। अगर हम यहाँ पे चाहें तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्चुअली ये डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट, जिसका वैल्यू हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बट यहाँ पर उसकी कोई यूजेज नहीं है, सिंपली आप इसको याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक सेक्शन के अंदर आते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑलमोस्ट इसका तो हर जगह पे, पग पग पे, यानी कि आप ये कह सकते हो फिजिक्स के अंदर हर एक जगह पे आपको ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होगा। तो इस सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है, सबसे पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। आप देखो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, तो इसके अंदर कितने क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए। दैट मीन्स 4 सेक्शन हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कितना से कितना तक होगा, तो ऑटोमेटिकली एक क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 90 डिग्री का इसका रेंज हो जाएगा। अगर हम वही सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ऑब्वियसली अगर फर्स्ट से सेकेंड में आते हैं तो सेकेंड का रेंज कितना से हो जाएगा, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फर्स्ट से जब थर्ड में आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक 180, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज कहाँ से हो जाएगा, 180 डिग्री से 270 डिग्री। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो उसका रेंज कितना हो जाएगा, 270 डिग्री टू 360 डिग्री। दैट मीन्स 0 से 90, 90 टू 180, और 180 टू 270, और 270 टू 360 डिग्री। ये जो है रेंज है, हर क्वाड्रेंट का अलग अलग रेंज होता है। दूसरी बात होता है कि अब हम कैसे समझेंगे कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा, तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है। जैसे आप पढ़ते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, क्या कहते हैं कॉस थीटा उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो ये सारे के सारे क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, दैट मीन्स जितने भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, चाहे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो या फिर कॉस थीटा हो, ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो आपको इसमें सोचना ही नहीं है। दूसरा, जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हो तो हमेशा याद रखना ओनली केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आएंगे सारे के सारे नेगेटिव होगा। तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर ओनली टेन थीटा एंड कॉट थीटा, केवल टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखा जाए तो ओनली कॉस थीटा और सेक थीटा, दैट मीन्स कॉस और सेक ही केवल क्या होगा, पॉजिटिव, रिमेनिंग सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर। जैसे अब मान लेते हैं, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, कैसे समझेंगे, तो बहुत ही सिंपल। अगर मैंने कहा cos 90 प्लस थीटा, तो जैसे हमने कहा cos, एक मिनट आपको दिखा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा cos 90 डिग्री प्लस थीटा, आप इसको समझिए। तो cos 90 प्लस थीटा डेट मीन्स 90 प्लस थीटा रेंज कहाँ चला गया, 90 से 180, डेट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया 90 प्लस थीटा, क्योंकि इसका रेंज तो 0 से 90 है, या तो हम ठीक है, तो 90 प्लस थीटा चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। आपका इसका जो वैल्यू आ गया cos 90 प्लस थीटा, तो ऑटोमेटिकली देखना है कि साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग सारे टर्म नेगेटिव होंगे। तो ये किसके टर्म में लिखा है, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू जो साइन थीटा लिखेंगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा, अगर यहीं पे साइन 90 प्लस थीटा होता तो साइन तो पॉजिटिव होता, तो उसका वैल्यू भी पॉजिटिव आता, लेकिन यहाँ पे साइन और कॉसेक ही केवल पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन थीटा। तरीके से हम हर क्वाड्रेंट के अंदर रेंज दैट मींस वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको डिटेल में। अब यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख साइन माइनस थीटा, इसको आपको ध्यान में रखना है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। उसी तरह कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। केवल आप इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखिएगा, रिमेनिंग जितने भी आएंगे। अब जैसे हम इसमें निकालेंगे साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, उसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा और साइन 270 माइनस थीटा। इसमें हम लिख सकते हैं साइन 270 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा। तो इन सारे वैल्यूज़ को आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। केवल इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड में साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग सारे नेगेटिव होते हैं। तो आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसा कि लिखा है साइन ए प्लस बी, इसका आइडेंटिटी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पे अगर कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यानी कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जहाँ पे साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ देखिए कॉस ए प्लस बी जैसे ही आ गया तो कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी लेंगे, बट अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक। यहाँ पे कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी, अब माइनस है तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस, और साइन ए साइन बी। ऐसे ट्रिक को याद रखना। और दूसरा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, और इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। उसी तरह कॉस 2a इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप एक आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यानी कि cos 2a का आइडेंटिटी क्या हो जाता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो वैसे तो और भी होता है cos a प्लस cos c प्लस डी, cos c माइनस डी। तो
उतनी आइडेंटिटी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सेलेक्टेड आइडेंटिटीज़ है जिसका अक्सर यूज़ होता है फिजिक्स के अंदर, केवल मैंने उसी सारे फॉर्मूले को यहाँ पे लिख रखा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो जाए। तो आई होप ये जो मैंने 6 यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को लिखा हूँ ये सफिशियंट है आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डेरिवेशंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आप देखिए लॉगरिदम्स के अंदर जब आते हैं तो लॉगरिदम्स के अंदर 3 ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है, दूसरा डिवीज़न का है और तीसरा पावर का है। अगर लॉग ए बेस यहाँ पे जो लिखा रहता है उसको बेस कहते हैं, तो लॉग ए बेस m इंटू एन है तो सीधे लॉग ए बेस m प्लस लॉग ए बेस n, यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड हो जाएगा लॉग ए बेस m प्लस लॉग ए बेस n। अगर यहीं पे डिवीज़न में है m अपॉन में n है तो log a बेस m अपॉन n है, मतलब डिवीज़न है तो सीधे log a बेस m माइनस log a बेस n, यानी कि डिवीज़न में माइनस हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है। और यहाँ पे है log a बेस m पे पावर n, तो ऑटोमेटिकली जो पावर होता है वो मल्टीप्लायर में आ जाता है n log a बेस m। तो ये 3 आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है लॉगरिदम में, इसी से आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा कोई फार्मूला होता भी नहीं। एक और है केवल बेस चेंज करने वाला फार्मूला, बट दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। उसका यूज़ लगभग फिजिक्स में कहीं भी नहीं होता है। जब आप लॉगरिदम मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो वहाँ पे उसका यूटिलाइज होता है, बट फिजिक्स में जो बेस चेंज है उसका कहीं पर यूटिलाइज नहीं होता है। फिजिक्स के अंदर आपको ये 3 फार्मूला ही सफिशियंट है, तो लॉगरिदम के सेक्शन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिफ्रेंसिएशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। तो डिफरेंशिएशन में देखिए बहुत ही सिंपल, लेट y इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कोई भी कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो गया, अगर आप c के जगह c का वैल्यू आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, जैसे c इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 1 2 3 अप टू कुछ भी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट है तो वो क्या है, बेसिकली कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो लेट y इज इक्वल टू, अगर मैंने c लिख दिया देन dy बाई dx हमारे पास क्या हो जाएगा, y के जगह पर आप c तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आइडेंटिटी याद रखिएगा। अब लेट y इज इक्वल टू cy, यानी कि किसी कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ भी cy का मतलब क्या हो गया, अगर y इज इक्वल टू मैंने जैसे दे दिया 3x, आर्गट पे पॉइंटर, तो 3 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है और x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो उस केस में अगर मैं dy बाई dx निकालूंगा तो देखो dy अपॉन में dx है तो सीधे कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो, dy बाई dx लिख दीजिए। तो उसी तरह अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाई dx तो इजिली हम क्या लिख सकते हैं, d3x अपॉन में dx। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, 3 को बाहर निकाल लेंगे, dx बाई dx, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, लेट y इज इक्वल टू x पे पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx निकालेंगे तो dx पे पावर n y के जगह अपन में nx टू दी पावर n माइनस 1। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यही यूज़ होता है। और तीसरा चौथा है हमारे पास, लेट y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v है। अगर मैं dy बाई dx निकालूंगा तो dy के जगह u प्लस माइनस v अपन में, इसको तो नॉर्मल है, d को u से मल्टीप्लाई करके खोल करके मतलब स्प्लिट करके आपको राइट डाउन करना है। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, d को u से मल्टीप्लाई करेंगे du बाई dx और प्लस माइनस dv बाई dx। तो सिंपल मल्टीप्लाई करके स्प्लिट करके क्या करना है, लिख देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू u भी है तो dy बाई dx निकालना है तो dy के जगह हम क्या डाल सकते हैं, u भी अपॉन में dx। तो हम क्या करेंगे, एक एक, जैसे हमने u को बाहर निकाल लिया, v को डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर क्या करेंगे, v को बाहर निकालेंगे, u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। दैट मीन्स अगर u भी लिखा हुआ है तो u dv बाई dx प्लस v du बाई dx हो जाए। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल का बेसिकली मतलब है कि उसी टर्म को हम किसी दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। जैसे dy बाई dx है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई du इंटू du बाई dx। तो देखिए du कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई dx, तो इसी dy बाई dx को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसको न्यूमेरिकल में ज़्यादातर सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। फिजिक्स में बेसिकली जब हम डेरिवेशंस को करते हैं ना तो वहाँ पे इस चेन रूल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगला हमारे पास देखिए d ऑफ e पे पावर x, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू e पे पावर x है तो इसका अगर मैं dy बाई dx निकालूंगा तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन सीधे हमारे पास क्या हो जाता है, e पे पावर x हो जाता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। वैसे तो बहुत सारे tan है, cot है, sec है, तो वो सब आप देख लेना, उसकी कोई बहुत ज़्यादातर डिफरेंशिएशन में sin x और cos x का ही यूज़ होता है। एक मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल के जरिए दिखा रखा हूँ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 6 है। आप उससे पहले देख लीजिए कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास 5 दे रखा है तो dy बाई dx निकालेंगे, y की जगह हम क्या डाल देंगे, d5 बाई dx, ऑटोमेटिकली कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 6 है तो dy बाई dx निकालेंगे तो dy की जगह क्या है, x पे पावर 6,
आइडेंटिटी लगा देंगे। आइडेंटिटी हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला क्या होता है, dx पे पावर n अपॉन में dx का आइडेंटिटी होता है nx टू द पावर n माइनस 1। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हैं, x पे पावर 6 है तो 6 इंटू एक्स पे पावर 6 माइनस 1 यानी कि n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 यानी कि 6x पे पावर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ y इज इक्वल टू 3x पे पावर 5 टू एक्स क्यूब प्लस 4। तो इसका dy बाई dx निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली dy के जगह हमने इस टर्म को रख दिया, अपॉन में dx कर दिया। अब हम क्या करेंगे, d से मल्टीप्लाई करके एक एक पार्ट को स्प्लिट करेंगे। तो d को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, d 3x पे पावर 5 अपॉन में dx हो जाएगा प्लस d 2x क्यूब अपॉन में dx प्लस d 4 अपॉन में dx। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते चले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे dx पे पावर 5 अपॉन में dx और 2 को कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे dx क्यूब अपॉन में dx प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे वही x पे पावर n, जो x पे पावर n आइडेंटिटी है ना हमारे पास nx टू द पावर n माइनस 1, तो उसी तरह 5 बाहर आ जाएगा, x पे पावर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। उसी तरह हम फिर 3 को बाहर ले आएंगे, 3x पे पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15x पे पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर। तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल को सॉल्व करके भी दिखा दिया हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन करने में कोई दिक्कत ना हो और डिफ्रेंशिएशन को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट बताने से आपका डिफ्रेंशिएशन में मेरे ख्याल से फिजिक्स में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेशन का सेक्शन देखते हैं। हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन का जस्ट अपोजिट सेक्शन है। इंटीग्रेशन में जैसे हमारे पास कोई भी dx है, उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन सिंपली x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म लिख देंगे, यानी कि c ये लिखने के लिए होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। आप सिंपली समझिए dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x पे पावर n dx है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x पे पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो हम कांस्टेंट टर्म लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मेन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाता है x पे पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, जिसको मैंने यहाँ पे एग्जांपल के जरिए दिखाया हूँ। इंटीग्रेशन x पे पावर 5 dx है तो सिंपली x पे पावर 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, तो x पे पावर 6 अपॉन में 6 दैट्स इट। x पे पावर माइनस 10 dx है तो x पे पावर माइनस 10 प्लस 1 अपॉन में माइनस 10 प्लस 1, x पे पावर माइनस 9 अपॉन में माइनस 9। चौथा हमारे पास इंटीग्रेशन 5 dx, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को लेकर के भी सॉल्व करके दिखा दिया हूँ। जैसे हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है तो 5 dx है तो कांस्टेंट टर्म को, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में 0 नहीं होता, हम उसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम इस कांस्टेंट टर्म को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। 5 इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन का dx और इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑलरेडी जानते हैं x होता है तो सिंपली 5x हो गया। और sin x dx का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स sin x का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस cos x होता है और cos x का क्या हो जाता है, sin x हो जाता है। तो दैट्स इट, आपको बस इसको दिमाग में रखिए, दैट्स इट। इंटीग्रेशन आपको इतना में ही पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत फिजिक्स में नहीं होने वाली है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।